अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 157 बर्बाद। लैला जब घर वापस आई तो काफी हद तक रिलैक्स थी। हालांकि कुछ उलझनें अभी भी बाकी थीं, लेकिन कुछ बातें जो आज बेहद अच्छी हुई थीं, वो उसे सुकून देने के लिए काफी थीं। डिनर के बाद मारिया ने कॉफी का मग लाकर दिया तो वो उसे लिए बालकनी में आ गई। रात के इस पहर हल्की फुल्की ट्रैफिक और दूर चांद के साथ चमकता आसमान, लैला को इन्हें निहारना बेहद अच्छा लग रहा था। तभी जैसे छम से ख्यालों में सुजॉय की बातें गूंजने लगी। लैला के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल बिखर गई। तभी मारिया भी अपना कप लिए वहीं आ गई। उसने लैला की तरफ देखा तो उसके मुस्कुराते हुए होठों पर नजर पड़ी। मारिया ने प्यार से पूछा, क्या बात है, आज अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? लैला की मुस्कुराहट और गहरी होती चली गई। उसने एक नजर मारिया पर डाली और फिर दूर आसमानों में देखते हुए बोली, हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। पता है मारिया, आज सुजॉय साहब ने बात ही कुछ ऐसी की कि मैं अब तक उन्हीं के बारे में सोचे जा रही हूँ। ये सुनते ही मारिया ने एकदम से पूछा, सर ने प्रपोज कर दिया क्या? लैला ने चौंकते हुए उसे देखा और फिर नजरें चुराते हुए बोली, नहीं, उन्होंने प्रपोज नहीं किया, और वैसे भी मुझे ऐसे किसी बात का इंतजार भी नहीं है मारिया। वो कुछ और बातें थी जो उन्होंने कही और मैं भी वही सोच रही थी। प्रपोज ना करने वाली बात को लेकर मारिया कुछ बुझ सी गई। उसने मायूसी भरे लहजे में कहा, अब प्रपोज नहीं किया तो और क्या बात होगी जिसे सोचा जा सके? सर को करना चाहिए था प्रपोज। मारिया की ये बात सुनकर लैला खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने हंसी के दौरान ही पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है मारिया कि सुजॉय साहब मुझे प्रपोज करेंगे? क्योंकि उनकी आंखों से झलकता है मैम कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। ये सुनकर लैला कुछ शर्मा सी गई। फिर कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा, पता है मारिया, मैं ना आपके सुजॉय साहब को देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, कतई अकड़ू खड़ूस और न जाने क्या क्या। लेकिन अब तो वो कितने बदल गए हैं, कितने हेल्पिंग हो गए हैं, कितनी केयर करते हैं। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि वही आदमी है जो पिछले साल तक मुझे इतना खड़ूस महसूस होता था। कहकर लैला मुस्कुराने लगी थी। मारिया खामोशी से उसकी मुस्कुराहट के रंग पढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, आप भी सर को चाहने लगी है ना, पसंद करने लगी है ना उन्हें? मारिया के इस सवाल पर लैला ने एक नजर उस पर डाली और एक ठंडी सांस भरते हुए बोली, पसंद करने लगी हूं मारिया, हाँ, चाहने का नहीं पता। वैसे भी मुझे लगता है कि किसी को चाहना कुछ वक्त बाद अक्सर एक तकलीफदेह असर छोड़ देता है। मारिया ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, चाहना या चाहे जाना एक बेहद खूबसूरत एहसास है मैम। मानती हो कि कई बार अगर ये गलत लोगों से जुड़ जाए जिन्हें हमारे एहसास की कदर नहीं होती तो ये बुरा हो सकता है, लेकिन हर बार किस्मत गलत लोगों से ही मिलाए ये सही नहीं है ना मैम। तो जब भी किस्मत ऐसा मौका दे तो उस मौके को एक बार आजमाना जरूर चाहिए। इस वक्त लैला को मारिया का ऐसे समझाना बेहद अच्छा लग रहा था। उसने सड़क से गुजरती इक्की दुक्की गाड़ियों को निहारते हुए कहा, एक बात बताए मारिया, क्या किसी को एक से ज्यादा बार भी प्यार हो सकता है? मारिया ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर बोली, प्यार तो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होता है मैम। हाँ, हम पहचानने में भूल कर जाते हैं कि हमारे लिए सही प्यार यानी कि हमारा सोलमेट हमें कब मिलता है। मारिया की बातें दिलचस्प होती जा रही थीं। लैला ने कॉफी का आखिरी घूंट भरा और मग वहीं साइड में रख दिया। फिर मारिया का हाथ पकड़कर उसे भी फर्श पर बिठाते हुए बोली, आज आपकी बातें काफी मजेदार लग रही हैं। आइए आराम से बात करते हैं। कहते हुए उसने मारिया के बैठते ही उसकी गोद में अपना सिर रखा और आसमान की तरफ नजरें करके पूछा,
फिर हम कैसे पहचानेंगे कि इतने लोगों की भीड़ में हमारा सोलमेट कौन होगा? मारिया ने उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहा, वो डेस्टिनी पहचान करवाती है मैम, कोई खुद से नहीं कर सकता। इसीलिए सोलमेट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी फिक्र छोड़कर हमें सिर्फ इतना सोचना होता है कि जब भी हमें किसी की ऐसी आहट मिले तो हम उसे एक मौका जरूर दें। मारिया की बातें लैला की सोच को एक नया डायमेंशन दे गई थी, वरना तो अब तक अपनी सोच की वजह से वो काफी उलझी हुई थी। आज मारिया ने ये सारी बातें करके उसके दिल पर पड़ा एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया था। लैला ने आसमान में देखते हुए मन ही मन में सोचा, तो जिंदगी की भागदौड़ में एक काम ये भी निकल आया कि सोलमेट की आहट पहचानो और उसे मौके भी दो। इसका मतलब है कि जिस तरह सुजॉय साहब मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, मुझे उन्हें भी मौका देना चाहिए। लैला का मन इस सवाल पर आ ठहर सा गया। वो इससे आगे और कुछ सोच ही नहीं पाई। मारिया अब तक उसके बालों में उंगलियां फिरा रही थी। लैला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज दिन भर इतनी दौड़ भाग रही है ना, सोचती हूँ कल की ड्राइविंग क्लास के लिए भी सुजॉय साहब को मना कर दूं। लेकिन मारिया ने टोकते हुए कहा, मना मत कीजिए, कुछ देर चले जाइए ताकि आपका आराम भी पूरा हो जाए और ड्राइविंग मिस भी ना हो, वरना एक बार रिदम टूट जाए ना तो फिर से शुरू करना बड़ा भारी लगता है। लैला ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और उठकर बैठ गई। फिर बालों को रबड़ बैंड में कैद करते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं सुजॉय साहब को कल की ड्राइविंग के लिए कॉल कर देती हूँ कि हम कुछ देर से ही निकलेंगे। मारिया से इतना कहकर वो उठने ही लगी थी कि जैसे तभी उसे याद आया, हे भगवान, कितनी भुलक्कड़ हूं मैं भी। आज मेरी माया के साथ मीटिंग थी उसके सेट पर और मैं यहाँ यूनियन ऑफिस और कबीर सर से मिलने के चक्कर में एकदम से भूल ही गई। क्या सोचती होगी माया मेरे बारे में, उसने अफसोस से कहा। मारिया को भी जैसे याद आया, एक असिस्टेंट होने के नाते उसे भी इसका ख्याल रखना था, लेकिन उसके दिमाग में से भी ये बात एकदम से निकल गई थी। मारिया ने कुछ अफसोस जताते हुए कहा, मुझे भी ध्यान नहीं रहा था। मेरे ख्याल से आप सुजॉय सर से पहले उन्हें ही कॉल कर लीजिए ना, अपनी तरफ से सॉरी कह देगी तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल साउंड करेगा, वरना माया मैम इनडिसिप्लिन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसकी बात सुनकर लैला ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मुझे पहले उसी से बात करनी चाहिए। कहकर वो हॉल में आ गई और धड़कते हुए दिल से माया को कॉल लगा दिया। हेलो माया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही लैला ने कुछ धीमी आवाज में कहा। उधर से माया उसकी आवाज पहचानते ही कुछ झुंझुलाहट भरे लहजे में बोली, कहाँ हो तुम लैला, आज आई नहीं सेट पर तुम। लैला ने कुछ बुझे हुए लहजे में कहा, आई एम सो सॉरी माया, मैं कुछ कामों में ऐसे उलझ गई थी कि मुझे फिर तुम्हारी मीटिंग का याद ही नहीं रहा। माया ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया और फिर बोली, ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई भी मोमेंट आए तो प्लीज एटलीस्ट मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर कर देना कि तुम अवेलेबल नहीं हो। श्योर, आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं होगी। वैसे मुझे बताओ, अगर अगली बार ऐसा कोई सीन बन रहा है तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। तब माया ने कुछ सोचते हुए कहा, कल हमारे नरेन वाले शो के 200 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, तो इसी के सेलिब्रेशन के लिए सेट पर ही एक पार्टी रखी है। वहाँ पर ज्यादातर लोग मौजूद होंगे जिन्हें तुमसे मिलवाना था। तुम चाहो तो कल आ सकती हो। लैला ये सुनते ही कुछ खुश होते हुए बोली, जरूर, मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे भुलक्कड़पन को समझने के लिए। तब माया ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसीलिए माफ किया। अगली बार से यही गलती रिपीट की ना तो काम से निकाल दूंगी। उसके लहजे में शरारत थी, तो लैला ने भी वो ड्रामा कंटिन्यू करते हुए कहा, नहीं सरकार, आप हमारी इतनी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी धमकी तो ना दीजिए। आपने हमें काम से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। इतना सुनते ही माया जोर का ठहाका लगाते हुए हंस पड़ी और फिर कहा, ड्रामा अच्छा कैच कर लेती हो तुम, तुम्हारे साथ काम करके मजा आएगा। तो फिर मिलते हैं कल। कहकर माया ने कॉल रख दी तो लैला ने एक बार फिर से नंबर मिलाना शुरू किया।
ताकि सुजॉय से भी बात कर सके। नंबर लगते ही कुछ ही देर की रिंग के बाद उधर से कॉल उठाई गई तो अनजाने से अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आवाज सुनकर लैला ने धीरे से कहा, सुजॉय साहब से बात करनी थी। ये सुनकर दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी सी छा गई। फिर एक गहरी सांस के बाद आवाज आई, जेनी बोल रही हूँ और सुजॉय अभी मेरे कमरे में मेरे साथ सो रहा है। लेकिन वैसे भी इतनी रात तुम्हें क्या काम आन पड़ा उससे मिस लैला रॉय? लैला का ये सुनना था कि रिसीवर उसके हाथों से छूट कर नीचे जा गिरा। सुबह जब सुजॉय की आंख खुली तो उसकी आंखों पर धूप की रोशनी पड़ रही थी। उसने एकदम से चौंक कर आंखें खोली क्योंकि उसके कमरे में इतनी रोशनी और इतनी धूप कभी भी नहीं आती थी। और आंखें खोलने के साथ उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर उसके लिए यकीन नहीं हो रहा था। उसके ठीक सामने बेड पर जेनी लेटी हुई थी। जेनी ने अब तक वो गाउन पहन रखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि गाउन की बेल्ट खुली हुई थी और उसमें से जेनी के जिस्म का आधे से ज्यादा हिस्सा खुला हुआ था। सुजॉय एकदम से हल्की चीख मारते हुए उठ बैठा और उठकर बैठते ही उसे ये ध्यान आया कि चादर के अंदर उसके कपड़े नदारत हैं। उसने जल्दी से अपने आप को उस चादर में लपेट लिया। ओह गॉड, ये सब क्या है? उसने जैसे मन ही मन में खुद से सवाल किया क्योंकि उसे कल रात की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। तभी उसकी आहट से जेनी की आंखें भी खुल गईं। उसने लेटे लेटे ही अपनी आंखों को ढांपते हुए कहा, ओह सुजॉय, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहकर उसने उठते हुए अपने बिखरे हुए गाउन को सही किया और कमर पर उसकी बेल्ट वापस बांध ली। व्हाट? ये क्या बकवास है जेनी? मैं यहाँ कैसे आया? जेनी ने छलकते हुए आंसुओं को बह जाने दिया और हैरानी से बोली, बकवास? तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है सुजॉय? कल रात मुझे अपने कमरे में यहां तक छोड़ने आए थे तुम, और उसके बाद तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। सुजॉय का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर जेनी ये सब क्या बोले जा रही है। उसने जेनी को चुप कराते हुए कहा, देखो जेनी, प्लीज खामोश हो जाओ। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। सुजॉय की इस बात पर जेनी ने किसी घायल शेरनी की तरह बिफरते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो इसका क्या ये मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ये नहीं कहा है जेनी, प्लीज खामोश हो जाओ। कुछ देर के लिए मुझे कुछ सोचने दो। अभी सुजॉय झुंझुलाते हुए कह ही रहा था कि तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया। सुजॉय का दिल मानो सीने से निकलकर हलक में आने को था। जेनी ने भी घबराकर उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे ये बात लतिका आंटी को बतानी होगी। कहकर वो दरवाजे की तरफ भागी। पीछे सुजॉय ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, जेनी प्लीज अभी दरवाजा मत खोलो। लेकिन जेनी तब तक दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने एक झटके में दरवाजा खोल दिया तो सामने लतिका जी खड़ी थी। उन्होंने जेनी को देखते ही पूछा, तुम उठ गई जेनी? सुजॉय को कहीं देखा है क्या? उसकी गाड़ी यहीं है मगर वो अपने कमरे में या कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कहते हुए उनकी नजर दरवाजे के ठीक साइड में लगे बेड पर पड़ी जहां से सुजॉय की झलक दिख रही थी। उन्होंने सुजॉय को जेनी के बेड पर वैसे बिना कपड़ों के देखकर आंखों में हैरानी लिए पूछा, सुजॉय तुम यहाँ जेनी के कमरे में क्या कर रहे हो? उनका इतना कहना ही था कि जेनी उनसे लिपटते हुए बोली, लतिका आंटी, मैं बर्बाद हो गई। लतिका जी ने दरवाजे का सहारा लेकर खुद को सदमे से निढाल करने से बचाया और जेनी को गले से लगाते हुए बोली, नहीं जेनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर गलती मेरे बेटे की है तो मैं बिना किसी मोह में पड़े हुए तुम्हारे साथ इंसाफ करके दम लूंगी। ये सुनते ही सुजॉय का दिमाग घूम गया। उसने वहीं बेड पर चादर लपेटे हुए ही बैठे हुए कहा, माँ प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जेनी को कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए। लेकिन लतिका जी ने उसे खामोश करते हुए कहा, बस सुजॉय, जेनी एक अच्छे और शरीफ घराने की लड़की है और कोई शरीफ घराने की लड़की बिना सच जाने हुए खुद पर इतना बड़ा दाग नहीं आने देगी। सुजॉय ने एक गहरी सांस ली
उसे समझ आ गया था कि अब उसका यहाँ पर कुछ भी बोलना बेकार हो जाएगा। लतिका जी जेनी को पुचकारते हुए अपने कमरे में लेकर चली गई और पीछे सुजॉय सिर पर हाथ रखे सिर झुकाए हुए बैठा रहा। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।